सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मोल कंसेप्ट की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, क्यों जरूरत है हमें इसको पढ़ने की। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं तुम्हें कह दूं तुम्हारे पास एक चम्मच है, स्पैचुला है, केमिस्ट्री टर्म्स में बात करें तो उसके अंदर तुमने कुछ अमाउंट NaCl की ली है। ठीक है, तो मेरे को ये काउंट करके बता दो कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स। ठीक है, करके बता दोगे तुम काउंट? कैन यू काउंट? ओके, चलो इसको छोड़ो। तुम ये देखो, मान लो तुम कहीं पे शॉपिंग करने के लिए गए, तो तुम वेजिटेबल्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह किस तरह से बाय करोगे, कैसे मांगोगे उनसे? क्या यूज करते हैं तुम नॉर्मली? कि 1 डजन बनाना दे दो, या फिर 1 किलो पोटैटो दे दो, या फिर 1 किलो टमाटर दे दो। ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं ना। तो ये है क्या, ये चीजें डजन, केजी, ये सब चीजें है क्या? ठीक है, यही सब चीजें क्या है, हमारी यूनिट्स। तो अगर हमने बात यूनिट्स की कर ली है, तो हम कुछ और यूनिट्स देख ले, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाए, सॉरी मतलब पीरियोडिक टेबल, ये याद रखते हैं केमिस्ट्री वालों को, यही आदत होती है डाउन द ग्रुप, कभी अलोंग द पीरियड, और कहीं से हम जा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको डाउन द, तो सर दोबारा मिस्टेक कर दी। तो अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज की बात करें, जैसे कि पिकोमीटर की वैल्यू होती है हमारी 10⁻⁻²। ऐसे ही नैनोमीटर की होती है 10⁻⁻⁹। माइक्रो की होती है हमारी 10⁻⁻�6। मिलीमीटर की होती है हमारी 10⁻⁻3। सेंटी की होती है हमारे पास 10⁻⁻²। डेसी की होती है 10⁻⁻1। ठीक है, ये इन टर्म्स की वैल्यू है। ठीक है, हम इनके साथ कुछ भी यूज कर सकते हैं, मीटर वगैरह जो भी यूज करना है हम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें किलो की, तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 10⁻3। मेगा की होती है 10⁻6। और जो गीगाबाइट जो हम यूज करते हैं ना, GB, उसकी होती है 10⁻9। ठीक है, तो अब तुम कहोगे हमने मोल कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं की। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जिनको हम नेक आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में हमारे कौन से पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कि हमारा एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, आयंस हो गए हमारे, या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ये सब चीजें हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आती हैं। तो अगर हम बात करें 1 मोल, ठीक है, 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होता है? तो वो होता है हमारे एवोगैड्रो नंबर की इक्वल। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारा, क्या वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो चलो एक बात ये बताओ मेरे को तुम, 1 मोल हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? 1 मोल हाइड्रोजन, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इसकी? बिल्कुल भी नहीं, हम बात कर रहे हैं H2 की। क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो नेचुरल फॉर्म में किसमें एग्जिस्ट करता है, एज H2। ठीक है, सेपरेट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो 1 मोल हाइड्रोजन बोल रहा है ना वो, जब तो किसकी बात कर रहा है, H2। ठीक है, सो हम बात करें तो 1 मोल किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास की। हाइड्रोजन की टर्म्स में अगर हम बात करें,
तो एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं जब वो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है तो H2 की बात कर रहे हैं, और फॉर्मूला मास में आ जाते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl हो गया जिन पे चार्जेस होते हैं सेपरेट, प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से। ओके, अगर हम बात करें 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन का क्या वेट होता है? 12 ग्राम। हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, कितना होगा? 12। ठीक है, अगर ऐसे ही हम बात करें 1 मोल CO2 तो कितना हो जाएगा हमारा? 44 ग्राम। ठीक है, काउंट करके निकाल लेना तुम सबको। अगर बात करें 1 मोल NaCl तो कितना होगा? Na और Cl का मास ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 58.5 ग्राम। इसके बेस पे क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। लेट्स से हमारे पास कि मान लो कि 58.5 ग्राम जो NaCl है वो किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl पार्टिकल्स की। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है जो हमारा ये फॉर्मूला मास है वो इसके इक्वल है, पता है हमें। आगे बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर हमें निकालना है 1 ग्राम के लिए कि 1 ग्राम में कितने NaCl के पार्टिकल्स होंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बोलो जल्दी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने टोटल पार्टिकल्स इंटू 10⁻23 इसको डिवाइड कर देंगे जितना हमारे पास टोटल एटॉमिक फॉर्मूला मास गिवन है। ठीक है, 58.5 ग्राम, इससे कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ग्राम से, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखना तुम्हें यूनिट्स लिखनी है कन्वर्ट करते हुए। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.103 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही मैं तुम्हें बोल दूँ, तुम्हें निकालना है एक मोलिक्यूल के मतलब 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 का मास निकालना है तुम्हें कि एक मोलिक्यूल जो CO2 है उसे क्या मास है। मैंने ये नहीं बोला टोटल को कितना है, जो तुम्हें पता है ना, जो तुम बोल रहे हो 44 ग्राम है, वो किसका होता है? पूरे 6.022 इंटू 10⁻23 का होता है। ठीक है, एक मोलिक्यूल ऑफ CO2 का कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम टोटल क्या है हमारे पास, हमें अब की बार क्या निकालना है? मास निकालना है। तो 1 मोलिक्यूल का जो मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? 44 डिवाइडेड बाय में 6.022 इंटू 10⁻23, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 7 पॉइंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कितने एटम्स नाइट्रोजन के प्रेजेंट होंगे 22.4 लीटर के नाइट्रोजन सिलेंडर में एट STP? तो तुम ये कहोगे कि ये STP क्या है? इससे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड, इसके लिए टेम्परेचर होगा, एक स्टैंडर्ड इसके लिए प्रेशर होगा। ठीक है, वो क्या होता है? टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर केल्विन में कहें तो 273 केल्विन। ठीक है, STP पे टेम्परेचर होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बोले तो 273 केल्विन। अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर होता है हमारा 1 atm के इक्वल। ठीक है, अगर हमें कोई और यूनिट दी हुई है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया?
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो तुम्हें समझ में आ गया। एक होता है हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, जिसको हम एनटीपी बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या कहना है कि टेम्परेचर जो होगा हमारा वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा प्रेशर होगा वो हमारा क्या होगा 18। बस किसका डिफरेंस है यहाँ पे, टेम्परेचर। समझ में आ गया। यहाँ पे हम ये जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी गैस 22.4 लीटर किसी भी गैस का अगर वो प्रेजेंट है एसटीपी पे, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ दैट गैस, ठीक है, किसके इक्वल होगा 1 मोल के ऑफ दैट गैस। समझ में आ गया। तो मैं क्या बोला गया है इसमें, देखो कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ठीक है, और ये हमने रखा है एसटीपी पे, ठीक है, रख दिया एसटीपी पे। अब ये बोल रहा है कि हमें निकालने हैं कि इस नाइट्रोजन गैस जो N2 मॉलिक्यूल N2 गैस है उसके कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने स्टेटमेंट देखी थी कि किसी भी गैस का 22.4 लीटर अगर रखा है तो उसके अंदर होंगे हमारे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ठीक है। समझ में आ गई। 22.4 लीटर किसी भी गैस मॉलिक्यूल का अगर है तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, बट हमें क्या बताना है कि कितने एटम्स होंगे। अब हमारा नाइट्रोजन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, बट हमें तो निकालने हैं एटम्स। हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो हमें इससे क्या मिलेंगे, 2 नाइट्रोजन के एटम्स मिलेंगे, ठीक है, मिल गए। तो अगर मान लो कि एक पे हमारे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर अगर हमारी N2 गैस है वो 2 मॉलिक्यूल्स सॉरी 2 एटम्स में डिवाइड हो रही है, तो ये मॉलिक्यूल्स कितने एटम्स देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर 24 atoms of nitrogen are present in this cylinder। समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलके बना होता है, एक तो सोल्यूट, दूसरा हमारा सोलवेंट, ठीक है। सोल्यूट जो होता है हमारा वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो सोलवेंट होता है हमारा वो होता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। समझ में आ गई। इसके बाद तुम्हें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए जैसे कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का क्या मतलब है कि जो अमाउंट है सोल्यूट की वो काफी कम है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट के वो काफी कम है। और इसी का अपोजिट है कंसंट्रेटेड, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया। तो तुम्हें ये पढ़ना जरूरी क्यों है, तो मान लो आगे आगे तुम जाओगे एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो वहां पे तुम्हारे टीचर बोलेगा तुम्हें कि तुम कोई भी 2 मोलर NaOH का सॉल्यूशन बना दो, ठीक है। तो कौन बनाएगा, जिसने पढ़ा होगा ये सब वही बना पाएगा ना। तो अब हम इस सोल्यूट और सोलवेंट के कंसेप्ट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रही थी, जैसे कि मान लो हमारे पास एक गिलास, इस ग्लास के अंदर हमने 20 ml वाटर डाला, ठीक है, और ऊपर से हमने 2 ग्राम शुगर डाल दी, ठीक है। तो इसमें जो 20 ml हमने जो वाटर डाला है वो तो एक सोलवेंट की तरह काम कर रहा है, और जो 2 ग्राम शुगर है वो हमारी सोल्यूट का काम कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे ही मान लो हमने एक और गिलास लिया है, ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दी 3 ग्राम शुगर,
ठीक है, इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा है ना, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और ये क्या है, डाइल्यूट है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर मान लो कि ये है और एक ये है, इसमें फर्क है। ठीक है, ये हम मोलैरिटी के लिए यूज करते हैं और ये हम मोलैलिटी के लिए यूज करते हैं। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी अलग टर्म से दोनों। ठीक है, मोलैरिटी में क्या होता है, number of moles of solute divided by volume of solution in liter। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने सोल्यूट के कितने मोल्स डाले हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी से। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मोलर, और या फिर मोल पर लीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं वो क्या होते हैं, देखो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। फॉर एग्जांपल, हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, जैसे कि हमने ली थी 2 ग्राम शुगर। ठीक है, 2 ग्राम ये शुगर है ना, ये तो हमारा क्या है, सोल्यूट का मास है। मोलर मास क्या हो जाएगा, जो इसका केमिकल फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका मास। ठीक है, उनके मास, सभी मास का सब, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे है हमारे पास NaCl। ठीक है, लेट्स से हमने लिया है 2 ग्राम NaCl। ठीक है, तो अब 2 ग्राम तो क्या होगा, इसका मास, सोल्यूट का मास, और मोलर मास क्या होगा, इन दोनों का मास का सम। ठीक है, सोडियम का कितना होता है 23, और Cl का होता है हमारा 35.5, तो इनको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 58.5। ये कर देंगे तो हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे कि इसमें कितने टोटल मिलके ये कितने नंबर ऑफ मोल्स बना रहे हैं, और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 ml से। ठीक है, या फिर 1 लीटर कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं इतने लीटर सॉल्यूशन में, जितना भी हमें दिया है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास 5 मोलर NaOH का सॉल्यूशन। उसका क्या मतलब है, देखो कि हमारे पास 5 मोल्स हैं NaOH के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो उससे मतलब हमें यहाँ से ये पता चल गया हमारे पास 5 मोल्स हैं। ठीक है, N की वैल्यू 5 है। ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट, ये निकालना है हमें। हमें ये पता है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का कैलकुलेट करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 5 इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 40, और यहाँ से जो मास आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 200 ग्राम। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दूसरा होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उसके टोटल सोल्यूट के जितने मोल्स हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जितने हमारे पास सॉल्यूशन के टोटल के मोल्स हैं। ठीक है, और सोलवेंट के निकालने हो तो यहाँ पे सोल्यूट की जगह हम सोलवेंट रख देंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की, और इन दोनों का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो ही चीजें हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो अब हम बात करते हैं मोलैलिटी।
इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। ये किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। यहाँ पे वहां पे मोलैरिटी में क्या था, वहां पे वॉल्यूम थी, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी, ठीक है। याद रखना है इस चीज को। नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी क्या होती है हमारी, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं सोल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये देख लो तुम, यहाँ पे ये तो सेम है मोलैरिटी की तरह, पर यहाँ पे ये डिफरेंस है, ठीक है। कंपेयर करके तुम इसको याद कर सकते हो। नॉर्मेलिटी में क्या आ जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये सब जो बता रही हूँ तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज होगा, ठीक है। वहां पे देखोगे तुम ये सारी चीजें, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और फिर ये जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ये क्या, इसको कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सोल्यूट, जो कि सेम है जैसे हम उसमें देखते नंबर ऑफ मोल्स देखते थे ना, वैसे बस नीचे क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया मोलर मास की जगह, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है हमारा वो क्या होता है, मोलर मास, जो कि हमने उसमें देखा था नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है एक एक करके समझेंगे। ये एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सोल्ट्स के लिए अलग होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एन फैक्टर की। तो एसिड्स के लिए क्या होता है, देखो कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस देगा, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है HCl, ये कितने H प्लस दे सकता है, एक, एक ही दे सकता है, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1। ऐसे ही हम बात करें H2SO4, तो ये कितने दे सकता है, 2, तो इसका कितना हो गया, ठीक है। ऐसे ही H3PO4 कितने दे सकता है, 3, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें CH3COH की, ये कितने देगा, 1 देगा ना, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक होता है ना, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे देता है ना H प्लस, ठीक है। इसकी बात करें नेक्स्ट की, ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, ये कैसे देगा, देखो ये वाला H भी दे सकता है, ये वाला भी, ये ऐसे बनाते हैं CO माइनस COO माइनस, तो ये हमें इस कितने देगा, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो हम बेस के लिए कैसे निकालेंगे, इसमें हम देखेंगे कितने OH माइनस आयंस हमें वो दे रहा है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये NaOH कितने आयंस देगा हमें, OH के एक ही है इसके पास, एक ही देगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही ये देखो, ये कितने देगा, इसके पास 2 OH, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अगर अब हम बात करें सोल्ट की, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, कितना उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एक किसी भी एक देख लेते हैं, पॉजिटिव किसके ऊपर कितना आ रहा है या फिर नेगेटिव किसके ऊपर कितना आ रहा है, ठीक है। आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब वैलेंसी के थ्रू भी हम इसको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है, किसी का भी चार्ज कंसिडर कर लो, कितना आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव चार्ज, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 1। अब इसकी बात करते हैं Na2CO3, हमें पता है CO3 2 माइनस, इस तरह से लिखते हैं हम, कितना चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, -2 आ रहा है ना, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ऐसे ही SO4 के ऊपर भी हमने देखा है 2 माइनस आता है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 2। मैं ये कैसे कर रही हूँ तुम्हें बताती हूँ, एक जनरल फॉर्म होती है सोल्ट की, ठीक है, उसके थ्रू बताती हूँ। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है AX/dy गिविंग राइज टू XAY प्लस YBX माइनस। इसका क्या मतलब है, देखो
जैसे कि ये x है, ये हमारा क्या है कोफिशिएंट जो इसके साथ लगाए, जैसे ये 2 लगाए यहाँ पे, ये 2 क्या है हमारा x, और जो ये y है वो क्या है हमारा ये 3। समझ में आ गई, जो भी इसके साथ लगा हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, अब ये जो x है इसको आगे ले आओ, मतलब 2 को आगे ले आएंगे हम, ठीक है 2, और a क्या है हमारा ये एफ पी ले आओ। अब जो इसका चार्ज था, अब इनको इंटरचेंज किया हुआ हमने, ठीक है, y को उसकी पावर बना दिया, x को इसकी पावर बना दिया, ठीक है। तो अब y क्या था हमारा 3, तो एफ पे कितना चार्ज आएगा 3 प्लस, ठीक है, प्लस अब बात करेंगे y की, y कितना है हमारा 3 को आगे ले आओ, b क्या था हमारा SO4, ठीक है ले आए। अब इसकी बात करते हैं x माइनस की, x कितना था हमारा 2, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसमें चार्ज काउंट करो कितना हो जाएगा, 3 प्लस थोड़ी होएगा, ये भी तो देखो इसके सामने भी तो कुछ लगा हुआ है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ऐसे इसमें 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो इसकी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो हम एक इम्पोर्टेंट टर्म सीखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है हमारी ग्राम पर लीटर, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो तुम्हें अब ये देखी देखी लग रही होगी, पर तुम गलत सोच रहे हो, वहां पे जो यूनिट थी वो हमारी थी मोल पर लीटर, ठीक है, हमें चाहिए ग्राम पर लीटर में। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये ग्राम पर लीटर में चेंज हो जाए, उसके लिए हमें इसमें ये यूनिट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये यूनिट किसकी होती है हमारी, बताओ, ये होती है हमारी मोलर मास, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कंसेंट्रेशन दी हुई है 5 मोलर पर लीटर NaOH, ठीक है। तो इसके लिए हमें निकालनी है स्ट्रेंथ, कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मोल पर लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके मोलर मास से, हमने देखा था पहले कितना आया था 40 ग्राम पर मोल। अब ये पर मोल है, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, समझ में आए, ठीक है। ये मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, ये हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200, और ये यूनिट कितनी हो जाएगी ग्राम पर लीटर, या फिर 200 ग्राम पर लीटर, कैसे भी लिख लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें किसी की भी स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसकी कंसेंट्रेशन को हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज यील्ड, ठीक है। परसेंटेज यील्ड क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे हमारी जो लास्ट में जो यील्ड बनी है, जो भी बनी है हमारी, जो भी कंपाउंड आया है उसको वे करेंगे, ठीक है, जो वो है हमारी यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, जो हमने कैलकुलेशन करके निकाली है वो इनटू में 100 कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये रिएक्शन है A प्लस B मिलके हमें C दे रहा है, मान लो कि A जो है वो 10 ग्राम है, B जो है हमारी वो 20 ग्राम है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 30, ये 30 ग्राम बननी चाहिए, पर मान लो हमें बस 5 ही ग्राम मिली एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे इसकी, 5 डिवाइडेड बाय में 30 इंटू 100 कितना आ जाएगा देखो 16.6%, ठीक है। बस आज के क्लास में इतना ही था, होपफुली तुम्हें समझ में आया हो। थैंक यू। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू।